अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स हुआ हज हाउस मुंबई में 10 और 11 जनवरी को, उससे बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, हज 2026 के बारे में सामने आई है। बहुत सारे अपडेट्स सामने आए हैं। तो इस बारे में सबसे बड़ी जो अफसोसजनक, चिंताजनक जो एक खबर आई है वो ये है कि हज 2026 में हाजियों को अजीजिया की बिल्डिंगों में खाना बनाने की सुविधा नहीं होगी। इस साल खाना बनाना बैन कर दिया गया है। और इसके साथ ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो कैटरिंग सर्विस का इस बार जो वादा किया था, कैटरिंग सर्विस के बारे में बात की थी कि हाजी अगर चाहें तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से कैटरिंग सर्विस ले सकते हैं, पेड सर्विस, तो उसे भी फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। उस बारे में भी हज कमेटी कामयाब नहीं हो पाई है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ना तो आपको खाना बनाने दिया जाएगा अपनी बिल्डिंगों में, और ना तो आप हज कमेटी से खाना खरीद सकते हैं। तो सवाल ये है कि इस फैसले का सीधा असर हाजियों पर क्या पड़ने वाला है और क्या क्या परेशानियां होने वाली हैं, और हज के दौरान खाने के दूसरे ऑप्शन जो अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों, आज की डिटेल वीडियो में हम लोग इन्हीं सब बातों पे, इन्हीं सब पहलुओं पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। सबसे पहली बात ये सोचते हैं कि डिसीजन क्या है। डिसीजन ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के रेगुलेशन के हिसाब से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार हाजियों को, भारतीय हाजियों को जो अजीजिया में खाना बनाने की किचन की सुविधा मिलती है उसे बंद कर दिया है, उसे डिसअलाउ कर दिया है। और दूसरा, इसी साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उसके बदले में एक ऑप्शनल सर्विस लाने वाली थी, जो कि फॉर्म में उन्होंने ऑप्शन भी दिया था, कैटरिंग यानी बना बनाया खाना हाजियों को देने की। उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते, तो जो हाजी चाहता तो ले सकता था, जो हाजी ना चाहे वो नहीं ले। तो ऑप्शनल था, वो वैकल्पिक था। लेकिन फिलहाल हज कमेटी इसको जो है कि ये जो सर्विस थी इसको प्रोक्योर नहीं कर पाई है, इसको मैनेज नहीं कर पाई है। तो इस साल हाजियों को खाना भी नहीं बनाने दिया जाएगा और उन्हें रेडीमेड खाना भी हज कमेटी की तरफ से नहीं दिया जाएगा। और ये जो फैसला लिया गया है वो कोई हज कमेटी का अपना फैसला नहीं है, लेकिन ये फैसला सऊदी अधिकारियों का है। क्यों? क्योंकि एक तो फायर सेफ्टी का इशू हो जाता है। जब बिल्डिंग्स में, होटलों में जो है कि खाना बनाया जाता है हाजियों द्वारा, तो कई बार जो है कि फायर इंसिडेंट, जो है कि आग लगने के हादसे हो गए हैं। और हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट का भी मसला होता है, साफ़ सफाई, और जो है कि फिर जो बिल्डिंगों में, सब किचनों में जो है कि ये जो खाने का वेस्ट निकलता है, कचरा वगैरह निकलता है, उसको मैनेज करने का, क्राउड कंट्रोल की बात आ जाती है। और अनऑथराइज तरीके से लोग कुकिंग करने लगते हैं, जो है कि इलेक्ट्रिक कुकर वगैरह भी लेके जाते हैं, इंडक्शन कुकर वगैरह भी ले जाते हैं, जिससे भी आग लगने के खतरे होते हैं। तो ये सब वजहों से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी गवर्नमेंट के कहने पे, क्योंकि हज आपको जो है कि सऊदी में ही जाके करना है, तो उनकी बात मानना जरूरी है। और आप सभी को मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट एक बार जो फैसला कर देती है, जो इंस्ट्रक्शन दे देती है, उसको आपको मानना ही पड़ता है। अब अगर हम लोग हज कमेटी के नज़रिए से देखते हैं तो इस फैसले का क्या इफेक्ट होएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हज कमेटी जो है कि सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के ऊपर काम करती है, तो उसको जो है कि सऊदी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को मानना ही मानना, उसका पालन करना ही करना है। अगर वो पालन नहीं करते हैं और कुछ हादसे, कुछ मसले हो जाते हैं, तो यहाँ से जो इंडियन हज कमेटी का जो कोटा है हर साल हाजियों के लिए, सऊदी अरेबिया उसको कैंसिल कर सकती है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पिछले साल जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो है कि टाइम लाइन पे, शेड्यूल टाइम पे काम नहीं होने पे, पैसा वगैरह नहीं जमा करने की वजह से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का इंडिया का टोटल जो है कि 40,000 हाजियों का कोटा जो है कि कैंसिल कर दिया था उन्होंने। सोचिए 40,000 हाजियों का कितना पैसा होता होगा, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने उसको बस गाइडलाइंस उनकी नहीं मानी, उनके शेड्यूल पे काम नहीं किया, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसके साथ में पेनल्टी वगैरह भी कुछ और चीज़ें लगा सकती है। तो हज कमेटी की तरफ से अगर इसको देखा जाए तो ये फैसला मजबूरी में लिया गया है। हज कमेटी अपनी मर्जी से काम नहीं कर रही है, ये सऊदी गवर्नमेंट के प्रेशर में ये काम कर रही है। और अगर सऊदी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 30-35 लाख से ज़्यादा लोग जो है कि हज में आते हैं,
तो आग लगने का खतरा रहता है, गैस सिलेंडर का मिसयूज या उसके फटने वगैरह का खतरा रहता है, फूड पॉइजनिंग वगैरह जो इस तरह से लोग फ्रिजों में रख के या बासी खाना आते जाते खाते हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह का मामला हो जाता है, हो सकता है। इसलिए इन्होंने स्टैंडर्डाइज सिस्टम ये रखा है कि सब लोग जो है कि सऊदी से जो लाइसेंस्ड कैटरर्स वगैरह रहेंगे या होटल रेस्टोरेंट होंगे वहीं से जाके खाना खाएंगे। तो दोस्तों सबको आपको मालूम है सऊदी में ऐसा नहीं कोई भी होटल खोल ले, सबको लाइसेंस लेना पड़ता है और सऊदी अथॉरिटी उनको जो है कि प्रॉपरली चेक करते हैं। अगर कहीं पे बासी खाना या ऐसा एक्सपायर्ड आइटम उनके यहाँ मिला तो पूरा उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, उस होटल का, उस रेस्टोरेंट का, उस कैटरिंग सर्विसेज का। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो लोग ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। पर फिलहाल तो ये हाजियों के लिए तकलीफ की बायस है। तो सऊदी का जो फोकस होता है सबसे पहले होता है सेफ्टी फर्स्ट, क्लीन एंड कंट्रोल्ड जो है कि फूड सप्लाई, और उनका जो है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे इधर कितना अच्छा निज़ाम होता है, हाजियों के लिए कितनी बेहतरीन निज़ाम होता है, इसलिए ये लोग जो है कि इसमें ढील नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, हाजियों पर इसका क्या असर होगा। तो सबसे बड़ी परेशानी तो खाने वाली है, अपनी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। हाजी क्या है, अलग अलग पसंद होता है, अलग अलग स्टेट के होते हैं और मूड भी दिन में अलग अलग होता है हाजियों का या किसी भी पर्सन का। जैसे आज मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम हो रही है पेट में, कुछ इस तरह से मसला होगा तो मैं हल्का खाना खाऊंगा, बिना मसाले वाला खाना खाना चाहूँगा। जिस दिन मेरी तबीयत अच्छी है, मेरा मूड कर रहा है चिकन मटन या इस तरह से जो है कि स्पाइसी खाना खाने का, उस दिन मैं वो तरह का खाना खाऊंगा। उसी तरीके से किसी टाइम ऐसा भी होता है जब खाने का हमारा मूड नहीं है, लेकिन उसमें अब हाजी हजन 2 लोग जाएंगे या 4 लोग साथ में जाएंगे तो एक जन नहीं खाएंगे, तब भी बाकी लोगों के लिए खाना खाने जाने का है उनको, और जो है कि या तो खाना किसी को जाके लेके आना है। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं और रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाना हमारे हाजियों को भी जो है कि पैलेटेबल नहीं है, डाइजेस्टिव नहीं, उनको पचेगा नहीं। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि जब कभी कभार शादियाँ वगैरह ज़्यादा पड़ जाती हैं लोगों को, हफ्ते में कई बार शादियाँ होती हैं, जब शादियों का सीज़न आता है तो शादी का कई बार लगातार खाना खाने की वजह से भी जो है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ जो है कि स्पाइसी इस तरह से खाना खाने की बहुत कम लोगों को आदत है। ज़्यादा लोग दाल रोटी सब्जी चावल इस तरह से सादा और जो है कि सादी चीज़ें खाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो जो है कि नॉनवेज या इस तरह से स्पाइसी खाना खाएं। तो होटलों में जो मिलेगा वो मोस्टली आपको स्पाइसी खाना ही मिलेगा, क्योंकि होटलों को टेस्ट मेंटेन करना पड़ता है जिससे हाजी को या किसी भी खाने वाले को होटल में आके खाने में मज़ा आए। वो इस तरह से खाना, वो बीमारियों का खाना नहीं देते बीमारों को, वो इस तरह से खाना देते हैं जिससे खाने वाला टेस्ट ले सके, स्वाद ले सके। सबको मालूम है कि लोग होटलों वगैरह में रोज़ नहीं खाते हैं, टाइम टू टाइम खाते हैं, वही टेस्ट वगैरह चेंज करने के लिए। और जो तीसरा प्रॉब्लम है हाजियों के ऊपर जो सबसे कठिनाई आने वाली है वो ये है कि कॉस्ट का भी प्रेशर पड़ेगा। जो खाना वो लोग अपने घर से अगर यहाँ से राशन वगैरह इंडिया से लेके जाते तो 100% यहाँ का राशन जो है कि उनको सस्ता पड़ने वाला था, और उसके बाद जो है कि वो अपने हिसाब से जो खाना बनाते तो उसमें उतना खर्चा उनको नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो बाहर से खाना खरीदेंगे, कितना भी सस्ता पड़े, लोग बता रहे हैं, कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि हाजी यहाँ से इंडिया से जब पहली बार जाता है, ज़्यादा करके हाजी, तो जब उनको 1 रियाल कहीं देना होता है तो वो तुरंत कैलकुलेट करते हैं कि 23 रुपये 24 रुपये का ये सामान है। तो इस तरह से वो कैलकुलेशन करते हैं। उनका मतलब एक माइंडसेट होता है कि मतलब भले अगर यहाँ पे 100 रुपये का सामान दे, लेकिन वहाँ पे अगर 5 रियाल देना होता है तो फट से वो कैलकुलेट करते हैं कि 5 रियाल इंटू इतना रुपया तो कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें वो कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा और अच्छा है, और होटलें जो है कि हरम के पास, क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस के पास वो होटलें हैं जहाँ पे बहुत लोगों का क्राउड 12 महीना होता है, उम्रा वालों का, हज वालों का, तो वहाँ पे जो है कि जो उनको सर्विसेज वगैरह देनी रहती है, जो होटल का रेंट वगैरह करते हैं वो लोग, तो होटल वाले, तो वो ज़्यादा पड़ता है, तो उसके हिसाब से वो खाने का कॉस्टिंग भी उनके यहाँ ज़्यादा ही पड़ेगी। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जैसे कि अगर 30 रियाल भी बोल रहे हैं कि दिन भर में लगता है, तो 30 रियाल का समझ लीजिए कि 600 रुपये के ऊपर पड़ता है खाना। तो हाजी ये सोचेगा कि 600 रुपये का एक दिन का खाना, तो ये सब बातें होती हैं। तो लगभग 1000 रुपये का खाना अराउंड पड़ सकता है एक दिन का, अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड खाना आप खाना चाहते हैं तो 40 रियाल तक। अच्छा, इसके साथ ये भी है कि ये तो हो गए खाने के बाद, उसके बाद बहुत सारे हाजियों को जो है कि नाश्ते वगैरह की भी ज़रूरत रहती है। जैसे कि सुबह नाश्ता करते हैं, और सुबह तो बहरहाल सब लोग नाश्ता करते हैं, शाम वगैरह को भी लोग कुछ ना कुछ बिस्किट या कुछ तरह से करते हैं, और चाय कई बार पीते हैं हाजी।
और मतलब नॉर्मली सब लोग इंडिया में चाय कई बार पीते हैं, तो चाय वगैरह वहाँ पे 1 से 2 रियाल तक होती है, बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है कि उनको जो है कि उनके जो कॉस्टिंग है उस पर एडअप करेगा, कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोई कितना भी बोले, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको बाहर से खाना अगर खाना है 300 दिन, तो उसकी कॉस्टिंग ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगी नॉर्मल कॉस्टिंग के मुकाबले। इसी तरीके से जो बीमार हाजी हैं और एल्डरली हाजी हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हाजी हैं, उनको डायबिटीज़ है, बीपी है, तो उस सब के लिए उनको जो है कि स्पेशल डाइट लगती है। ऐसे खाने लगते हैं कि जिसमें ये सब चीज़ों का जो है कि स्पाइक ना हो, ये सब बढ़े ना ये बीमारियाँ। तो मीठा खाना ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, नॉनवेज ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, स्पाइसी खाना ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इससे उनको जो है कि उनके जो है कि शरीर पे असर पड़ेगा, उनकी बीमारी को ये जो है कि बढ़ाएगा। तो अब उस तरह का खाना वो कहाँ से ढूंढेंगे, अपने खुद बनाना रहता था तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत सारे आज जो जैसे मैंने पहले बताया है, बहुत सारे लोगों को बाहर का खाना खाने की बिल्कुल आदत नहीं होती है, तो उनको वो सूट भी नहीं करेगा। 35 दिन वो खाना नहीं खाएंगे, उनका डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, और जो है कि डिहाइड्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो जाएगा, और डायरिया वगैरह उनको हो जाएगा, बहुत तरीके की बीमारियाँ उनको हो जाएंगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हमारे लोगों को आदत नहीं है लेडीज वगैरह को, फैमिलीज़ को लेके जो है कि भीड़ भाड़ में जाना। तो बहुत सारे लोग मतलब हाजी साहब हरम से छूटने के बाद खास करके जोहर में और ऐसा में छूटने के बाद जब खाने की तरफ दौड़ेंगे तो सभी होटलों में बहुत ज़्यादा रश रहेगा। चाहे आप पार्सल लें, चाहे वहाँ बैठ के खाएं, तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी। तो उस टाइम पे हाजी तो मान लो अगर पार्सल लेने के लिए गया है, खड़ा भी हो सकता है जेंट, लेकिन फिर लेडीज़ लोगों को ले जाके वहाँ खाना खिलाना या उन्हें खड़े रखना बहुत ही तकलीफ का बाइस बन जाएगा। बहुत ज़्यादा तकलीफ इस बारे में हो सकती है हाजियों को, और आएगी ही आएगी ये सब मामले। भाई अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हरम के सामने जो है कि क्लॉक टावर में बहुत सारे फूड स्टॉल्स हैं, खाना है, और उसके बाद जो है कि मिसफला की तरफ है, अजियात की तरफ है, सफ़ा मरवा की तरफ है, बहुत सारे होटलें हैं, इंडियन पाकिस्तानी हैं, अजीजिया में भी बहुत हैं। तो दोस्तों सब बात सही है, होटलें हैं, लेकिन जो ये क्राउड इतना सारा हो जाएगा तो उस टाइम पे खाना मतलब हर हाजियों के लिए जगह तो नहीं है बैठने के लिए वो। और जो जब इतना रश हो जाएगा तो जैसा हम लोगों ने देखा है कि अभी के टाइम पे जब हाजी अपने घर पे खाना बनाते थे अपने बिल्डिंगों में, उसके बावजूद भी वहाँ पे अजीजिया में भी और हरम में हर जगह भीड़ हो जाती है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे हमारे हाजी जो हैं वो गांव से, देहातों से और जो सिटी से भी आएंगे, वो उनको आदत नहीं है, वो इतने हाई फाई मॉल में, क्लॉक टावर में शर्म के मारा, झिझक के मारा नहीं जाएंगे। और वहाँ फिर उस तरह की साफ सफाई होती है तो नीचे बैठ के खाना या इंतजार करना उनको नहीं जमता है, फिर वो मतलब थोड़ा सा वो झिझकते हैं, ये एक मसला बड़ा है। और उसी तरीके से अगर आप हरम से निकल के क्लॉक टावर में भी चढ़ के जाते हैं तो उसमें एक और मसला होता है कि बहुत सारे हाजियों को लिफ्ट का और एलिवेटर को यूज करने का बिल्कुल जो है कि तजर्बा नहीं होता है। तो वो लोग हाजी हज्जे में बहुत डरते हैं, तो गिरने पड़ने का भी उसमें खतरा हो सकता है, जिससे उनको चोट वगैरह लग जाएगी। ये एक मसला भी है। और दूसरी बात ये कि हरम शरीफ से निकल के जब आप क्लॉक टावर, मक्का टावर या जबल उमर या जो है कि इसी तरीके सफ़ा मरवा की तरफ होटलों में जाएंगे तो दोस्तों मताब से हरम की बाउंड्री के बाहर निकलने में लगभग 1 किलोमीटर हो जाता है, और हाजी तवाफ वगैरह करके थके रहते हैं, तो इतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद बाउंड्री से फिर वहाँ तक जो है कि चढ़ के जाना, और या फिर जो है कि पैदल होके जाना जो है कि सफ़ा मरवा की तरफ, तो ये जो है कि इतना आसान नहीं। उसके बाद जो है कि अगर अजीजिया में आके खाना चाहते हैं तो पहले जो है कि कुदई वाले जो हैं तो वो क्लॉक टावर से नीचे होके अच्छा खासा चल के कुदई बस स्टॉप पे पहुंचेंगे, या जो है कि सेबे अभी आमिर वाला जो बस स्टॉप है वो भी काफ़ी दूर है, वहाँ पहुंचेंगे पैदल चल के, जो कि तवाफ वगैरह करके थके रहेंगे। फिर उसके बाद बसें पे बैठेंगे और फिर बसें से अपने अजीजिया पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर उतरेंगे और फिर उनको बिल्डिंग पर नहीं जाना, पहले खाना ढूंढना है, फिर वो खाने के लिए जाके इंतजार करेंगे। 2-4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग के बाद जो है कि एक होटल रहती है। अजीजिया में इतना ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन ठीक है, पहले के हाजियों के लिए ठीक रहती थी, जो कुछ खाना बनाते थे और कुछ जाके खाते थे तब हो जाती थी। अभी इंशाल्लाह होटल भी बढ़ेंगी, जब इस तरह से लोगों को मालूम पड़ेगा तो उनका जो है कि धंधा बढ़ेगा ना, तो होटलें भी बढ़ेंगी इंशाल्लाह। लेकिन इस साल हो सकता है उतने बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें ना होती। ये सब में चलना पड़ेगा हाजियों को खाने के लिए, और खाने के लिए 1-1.5 किलोमीटर चलना, फिर उसके बाद खा के फिर से जो है कि अपनी बिल्डिंग पे जाना, इसमें बहुत सारा उनका टाइम भी वेस्ट होएगा और मेहनत तो लगने ही लगने वाली है। तो इस तरह से उनको जो कि टाइमिंग का इशू हो जाएगा। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको, अगर आप हरम में हैं
और आप जो है कि जोहर की नमाज पढ़ के हरम से निकलते हैं और खाने की तलाश में जाते हैं और खाना खाते हैं, प्रॉपर खाना की बात कर रहा हूँ। जो है कि वैसे तो जो है कि शवरमा वगैरह और जो है कि फास्ट फूड वगैरह तो नज़दीक मिल जाते हैं, लेकिन दोपहर में आप प्रॉपर खाना खाएंगे, सालन रोटी चावल या दाल चावल जो भी खाना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको समझ लीजिए आधा से 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा हरम से। तो उतना जाना, फिर वहाँ इंतज़ार करना, अगर लाइन लगी हुई है, फिर उसके बाद खरीदना खाना, आप खाना खरीद के जो है कि पार्सल लेके हरम में भी आके खा सकते हैं, ये भी फैसिलिटी रहती है। तो ये भी आपको करना है, तो ये जो है कि 1.5 से 2 किलोमीटर आपको जाना, फिर खाना लेके आना, फिर बैठ के खाना या वहाँ खाना, फिर खा के यहाँ पे जो है कि हरम में आना। इतने में आपको जो है कि वहाँ पे असर की नमाज हो जाएगी, क्योंकि असर का जो नमाज होती है वो समझ लीजिए कि 3:30 बजे से लगभग चालू हो जाती है, क्योंकि अव्वल वक्त में होती है। तो इसी तरीके से किसी भी टाइम पे, जैसे कि आप असर और मगरिब के बीच में तो टाइम रहता है, लेकिन मगरिब से ईशा के बीच में अगर आप चाहें कि जाके फ्रेशन अप हो जाएं, बाथरूम वगैरह जाके आ जाए, टॉयलेट वगैरह जाके आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लें, इतने में आपको जो है कि ईशा की अजान भी हो जाएगी। तो ये भी मसला, टाइमिंग का भी बहुत मसला होएगा, जो कि हाजी को जो है कि बताया जाता है, अभी बताया जा रहा है कि जो है कि आप हाजी ने खाना नहीं बनाएंगे तो उनका बहुत टाइम बचेगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा असर तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। फिर उनको जो है कि खाना जो बनाने का टाइम लगता था, तो उसमें क्या होता था कि बहुत सारे हाजी और हज्जने सुबह जल्दी उठ के अपना खाना वगैरह बना लेती थी, और फिर जोहर में जो है कि या जोहर के बाद जो है कि खाना वाना खा के और पार्सल लेके पैकेट अपना खाना जो लेके और हरम चले जाते थे। तो 8-8, 10-10 घंटा वो हरम से बाहर नहीं जाते थे, मतलब हरम के अंदर ही खाना खा लिया और बाहर आके वॉशरूम वगैरह चले गए, फ्रेश हो गए, फिर से वजू बनाया, फिर जाके बैठ गए, और वहीं जो है कि आते में कंपाउंड में जो है कि हरम की उसी में जो है कि थोड़ा सा लेट के आराम कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें उनको आसानी से हो जाता था। तो बहुत सारे लोग ऐसा रहता था कि जोहर से जाते तो सीधा ऐशा के बाद ही हरम से निकलते थे, या जो ऐशा में नमाज खाना वगैरह लेके चले जाते थे, मगरिब में या असर में लेके चले जाते थे, तो वो रात में 2 बजे 3 बजे आते थे, क्योंकि खाना वगैरह का सब इंतजाम उनके पास रहता था। टाइम पे बैठ के खा लेते थे, और उसके बाद तवाफ कर रहे हैं, उम्रा भी करने जा रहे हैं, और इस तरह से अपनी बातें करते रहते थे। अब दोस्तों हम लोग वीडियो में बात करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन अब हम लोग अगला जो पोर्शन है उससे बात करते हैं कि अब इस माहौल में, इस कंडीशन में, जबकि ना तो कैटरिंग है और ना खाने बनाने दिया जाएगा, तो हाजियों के पास क्या ऑप्शन है, क्या अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो अजीजिया का एरिया होता है, जैसे पहले मैंने बताया और लोग बता रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी होटल्स होते हैं, और जो है कि वहाँ पे खाना रेडी मिलता है। और बस ये चैलेंज वहाँ पे वही है कि रश आवर जब होएगा, पीक आवर होएगा, उस टाइम पे इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा आपको खाना। और जो है कि दूसरा आपका लैंग्वेज का भी बैरियर होता है, बहुत सारे हाजी समझ नहीं पाते, हालांकि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग रहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी पंजाबी वगैरह बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, तो वो भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है। लेकिन जो इंडियन वगैरह हैं वो समझ में आएगा। और बांग्लादेशी जो होटल वाले हैं, उनकी भी बांग्ला भाषा आपको नहीं समझेगी। इंडियन हिंदी में बोलेंगे टूटी फूटी, वो समझ लोगे, लेकिन जो बांग्ला बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। जो बंगाली हजरात होंगे तो आप ठीक है, अदरवाइज बांग्ला भाषा भी आपको नहीं समझ में आएगी। इसके अलावा आपको जनरल टाइम्स के लिए, जैसे जो बीमार लोग रहते हैं, जिनको कुछ स्पेशल खाना लगता है, डाइट लगती है, और इमरजेंसी के टाइम पे कि जब भूख लगी, तो आप कुछ इंडिया से रेडी टू ईट खाना जो है कि लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप जो है कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, तो लेना ही आपको, स्वीट्स ऐसी ले सकते हैं कि जल्दी ख़राब नहीं होती हो, और अपने घर से कुछ बने बनाए जो खाने आपके ट्रेडिशनल्स होते हैं, जैसे कि हलवा हो गया, अलग अलग तरीके के हलवा, जैसे जो ये सॉलिड वाले जो हलवे होते हैं, जैसे कि चने का हलवा हो गया, सूजी का वो हलवा जो कड़क वाला होता है, जो सूखा वाला होता है, उस तरह के हलवा, कोकोनट के हलवे जो आते हैं, मिठाई आती है। इसी तरीके से और भी एरियाज में अलग अलग लोगों को जो चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा ऐसे जो तीखे आइटम्स होते हैं, जो इस तरह से ड्राई रहते हैं, वो आइटम्स भी आप बना के ले सकते हैं। बहुत लोग जो है कि सूखा अचार बहुत जगह चलती है, चटनी बहुत सारा सूखा टाइप की चलती है, या इस तरह की चटनी वगैरह रहती है कि जो सूखा बना के लेके जाया जाता है, और वहाँ जाके सिर्फ थोड़ा सा पानी या ऑयल कुछ डालो तो वो रेडी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है कि आप, और जो है कि सबसे बेस्ट जो खाना है इमरजेंसी के लिए, वो तो है सत्तू। तो सत्तू आप ले सकते हैं, लेकिन आज की डेट में सत्तू कोई जल्दी खाता नहीं है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके के सत्तू भी आते हैं जो बहुत ही टेस्टी होते हैं, और जो है कि
हेल्दी भी होते हैं, तो उस तरह का चीज़ भी आप ले सकते हैं। तो वो कहीं भी बना के कहीं बैठ के आप खा सकते हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा। ड्राई आइटम्स, रेडी टू ईट वाले जो खाने होते हैं, बहुत सारे पैकेट्स भी मिलते हैं, मॉल्स वगैरह में आपको मिल जाते हैं मिठाई और हर चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लेके जरूर से जरूर जाए, जिससे कि जो इमरजेंसी वाले पीरियड्स हैं, जैसे डायबिटिक है, बीपी वाले हैं, उनको हमेशा खाना रहता है। तो अगर खाना हरम से आए और खाना लेने में आधा एक घंटा लग गया, लेट हो गया, तो उनको चक्कर वगैरह आ जाएगा। तो इस टाइम पे ये सब चीज़ें वो खा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो है कि बकाला वगैरह, जिसे कि मिनी स्टोर बोला जाता है, मिनी सुपरमार्केट बोला जाता है, तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं, और चाहे तो आप इंडिया से भी लेके जा सकते हैं, जो कॉस्टिंग आपको कम पड़ेगी, क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी। इसके अलावा जो है कि एक तीसरा ऑप्शन है कि प्राइवेट जो कैटरर्स होते हैं उनसे आप पहले से अरेंजमेंट कर लें। दोस्तों, इसके बारे में हज कमेटी ने टोटली मना कर दिया है कि हज कमेटी किसी को रिकमेंड नहीं कर रही है। तो आप जिससे भी, चाहे इंडिया में और चाहे वहाँ अजीजिया में भी, आपकी बिल्डिंग में लोग आएंगे कैटरर्स वाले, पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे, पूछेंगे कि आपको मील चाहिए, टिफ़िन चाहिए क्या। अगर टिफ़िन सर्विस आप कहीं से ले रहे हैं तो सोच समझ के लिए, उसकी जिम्मेदारी हज कमेटी की बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप इस तरह के लोग अभी जो है कि ग्रुप में आपको मैसेज करने लगेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा धंधा इस बार हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। तो पहले भी लोग करते थे, अभी और लोग करेंगे। आपको जो है कि कॉन्टैक्ट करने की लोग कोशिश करेंगे, लेकिन आप जो है कि जांच परख करके ही इंडिया में करें, या अगर सऊदी में करें तो सऊदी में धोखा तो इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन खाना किस तरह का मिलेगा वो सोच समझ के करें। तो वो भी एक चीज़ कर सकते हैं, तो जिससे आपको भागना दौड़ना नहीं होगा। आपके काउंटर पे मतलब रिसेप्शन पे अगर आप बोल के जाएंगे कि ले लेना, तो रिसेप्शन वाला ले लेगा। अदरवाइज आपके जो रूम है उस फ्लैट में जो कोई रहेगा तो वो भी रिसीव कर सकता है। या तो वो लोग क्या करते हैं, अगर रूम बंद है तो रूम का जो कुंडी होती है, लैच होती है, शटरिंग होती है, हैंडल होता है, उस पर जो है कि वो लटका के चले जाते हैं। ये एक बेहतर सर्विस है। और बुजुर्ग लोगों के लिए, एल्डरली पर्सन के लिए, जो बीमार है, कमज़ोर हैं, और जो लेडीज़ खाली जा रही हैं, अकेले जा रहे हैं, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि आप ये सर्विस जरूर से जरूर ले लें। आपको जो है कि कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके साथ ही ये हम लोग बताना चाहेंगे, जो ट्रेनर हजरात होंगे वो हाजियों को ये बात बताएंगे, और सभी लोग हाजियों के मैसेज देना चाहेंगे, हज कमेटी वगैरह, कि आप लोग अपना मेंटल जो स्टेटस है उसको प्रिपेयर कर लें, मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इस बार खाना नहीं मिलेगा। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ ऐसी है कि इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग को ऐसा अंदाजा था मिलने वाला है, और अब नहीं मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले सालों में अगर लोगों को पहले से मालूम रहेगा खाना नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, उनको आप लोगों से कम तकलीफ होगी। वो और आपके एक्सपीरियंस से, जो इस बार आपके तजुर्बात होंगे अच्छे बुरे, उससे भी वो लोग सीख लेंगे। तो आपको जो है कि ध्यान रखना है कि फूड की प्लानिंग करें, किस तरह खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, पैसा कितना लेके जाना है, और हेल्थ का भी ध्यान रखें। और दिमाग में से ये निकाल दें कि खाना नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगी। बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ होती है, और जब मैनेज करना चाहोगे तो ये भी आपसे इंशाअल्लाह हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा आपको रिगिड नहीं होना है, जिद नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि अगर आपके दिमाग में बात आ गई कि पता नहीं क्या होगा, तो 100% आप परेशान हो जाएंगे। तो आप जो है कि वो फोबिया ना पालें कि जो है कि खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या हमको खाना ही नहीं मिलेगा। वो एक हाजी साहब ने हमको जो है कि मैसेज किया कि इस तरह से अगर नहीं खाना मिलेगा तो बहुत सारे हाजी तो खाने के लिए मर जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत सारा वहाँ पे खाने का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह सब मैनेज हो जाएगा। जो 3 तरीके मैंने आपको बताए उसमें से बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ आप लेके जाएंगे, कुछ वहाँ पे होटलों में खा लेंगे, और कुछ अगर चाहिए तो कैटर से बुक कर लेंगे। तो हर तरीके का ऑप्शन है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और डिसिप्लिन में आप लोग रहें तो इंशाल्लाह सारा काम आपका बन जाएगा। और खाने को जो है कि लोग पहले से ही बताते हैं कि हज में खाना कम खाओ, जिससे आप इबादत ज़्यादा कर लो। तो जिसकी जितनी भूख है वो तो खाएगा ही बहरहाल, लेकिन ये भी एक चीज़ है, अगर कंट्रोल करोगे तो ये भी आप सेहत पे आपको जो है कि असर डालेगा, सेहत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। वहाँ बार बार आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इसके साथ में अगर हम लोग जो है कि दीनी एंगल देखते हैं दोस्तों, तो सबको मालूम है कि हज जो है एक मशक्क़त भरा सफ़र होता है। ये बहुत आराम वाला सफ़र नहीं होता है। इसमें पढ़ना लिखना तो आपको नहीं आता तो चल जाएगा, लेकिन दौड़ना भागना आपको करना ही पड़ता है, तो मशक्क़त होती ही है। तो 5 दिनों में तो हज की होती है। तो आपके सफ़र में यहीं से, एयरपोर्ट से ही प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आपको शारीरिक तौर पे आती हैं। जो चीज़ आप नहीं किए रहते, जिस चीज़ की आदत नहीं होती, वो सब करना पड़ता है, तो थोड़ी मुश्किल आपको होता है। तो इसमें आपके सब्र का इम्तिहान होगा और नीयत की आजमाइश होगी। ओनली आपकी नीयत जो है कि हज के लिए रहेगी, तो आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंशाल्लाह एडाप्ट कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। और उलमा का इसमें ये मशवरा है कि भाई आप लोग जो है इबादत को प्रायोरिटी दें, इबादत को पहला रखें और आराम को सेकेंडरी रखें। और आराम जितना मिल जाता है ठीक है, लेकिन इबादत ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलनी चाहिए।
हज 2026 के लिए केटरिंग सर्विस और किचन सर्विस बंद होना एक बड़ा चेंज तो ज़रूर है, और हाजियों को इससे कुछ ना कुछ टेम्प्रोरी तौर पे जो है कि डिस्कम्फर्ट भी होगा, परेशानी भी होगा, लेकिन क्योंकि ये सेफ्टी के लिए और सिस्टम के लिए ज़रूरी है, सब गाइडलाइंस के लिए ज़रूरी है, और इंशाल्लाह हो सकता है इससे आगे के हाजियों के लिए आने वाले दिनों में, और इस साल भी हो सकता है अगर वहाँ पे सब चीज़ मैनेज हो गया अच्छे से, तो अच्छा ही हो, ये एक अच्छी चीज़ ही निकल के आए। तो अगर हाजी जो है कि प्रॉपर प्लानिंग, हेल्थ अवेयरनेस और पॉजिटिव माइंडसेट, सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हज करना है, तो ये सब मुश्किलों को मैनेज करना वो सीख लेंगे, अपना दिमाग बना लेंगे कि हमको इस तरह से ही वहाँ पे जाके रहना है, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी, कोई मसला नहीं होने पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हज के कैटरिंग और किचन के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दरबार सबको को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।